ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने चल रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे। और जो आज के करंट अफेयर्स का सेशन होने जा रहा है ये सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। और सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में हम दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आज जो बात करने चल रहे हैं वो सितंबर महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है और कल हम इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। आज सिर्फ पार्ट 1 वीडियो के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें से पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बना है। तो बड़ा बेसिक सा सवाल है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। तो इसका आप आंसर लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे 101वां पूर्ण सदस्य देश आईएसए का अभी हाल ही में बना है नेपाल। कौन सा देश बना है भैया? नेपाल बना है। और अगर पूछे 100वां सदस्य देश कौन सा बना था इसका, 100वां पूछे तो आप बता देना पराग्वे। ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश अभी हाल ही में बना है नेपाल और 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है पराग्वे। ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गए थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने बात करी है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, साफ साफ आप लिखते चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। शॉर्टकट में इसी को बोलते हैं आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई, स्थापना, मुख्यालय, जितनी सारी चीजें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में परीक्षाओं में आते हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पूछे कभी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो आपको बता देना है इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। 2015 में। अगर पूछे इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय ये गुरुग्राम में है। और ये गुरुग्राम गुड़गांव का नया नाम है भारत के हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सदस्य देश की बात करें, कितने सदस्य देश हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इस समय, तो वो क्वेश्चन ही था कि सदस्य देश कितने बन गए। अब इसके 101 सदस्य देश बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कभी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो जो अध्यक्ष है वो भारतीय है, भारत में इसका मुख्यालय है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के कोई आदमी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष है। ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष है इसके अजय माथुर। क्या नाम है इनका? अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष है। अजय माथुर इनका नाम है। अगर पूछे इसकी स्थापना स्थल क्या है, कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना स्थल अगर पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। कहां पर हुई थी? पेरिस। पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है। इतने अगर आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तो संस्थापक देश भी अगर पूछ ले कभी तो क्या बताओगे आप? संस्थापक देश अगर पूछे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संस्थापक देश तो भारत और फ्रांस इसके संस्थापक सदस्य देश थे। भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संस्थापक देश हैं। तो इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अब तक कुल 101 देश बन गए हैं। 101वां सदस्य देश अभी हाल ही में नेपाल बना है। ठीक है। और पराग्वे इसका 100वां पूर्ण सदस्य देश है। इतने अगर आपके पॉइंट क्लियर हो गए हैं थोड़ा सा और आगे बात कर लेता हूँ। अगर इतने आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तो कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ पूरा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने बात करी, इसकी स्थापना, इसके बारे में जो बेसिक से प्रश्न बनते हैं उसके। और अगर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अगर कभी पेपर में पूछे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी तो 2015 में हुई थी। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना यूएनएफसीसी के किस कॉप के दौरान हुई थी। तो आप ये याद करेंगे यूएनएफसीसी कॉप 21। यूएनएफसीसी कॉप 21 क्या है
तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन होता है उसको हम बोलते हैं यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी जब COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जब इसकी 21वीं बैठक हुई थी तो वो साल था 2015। और इसी यूएनएफसीसी COP21 की बैठक में वर्ष 2015 में भाग लेने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें प्रधानमंत्री बने थे नए नए, फ्रांस की राजधानी पेरिस गए थे। फ्रांस में ही यूएनएफसीसी COP21 का आयोजन हुआ था 2015 में, वहां पर गए थे। तो यूएनएफसीसी COP21 जो कि 2015 में पेरिस में हुआ था, इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। दोनों के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें घटित हुई थी कौन कौन सी थी? सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना जो कि 2015 में हुई उसी यूएनएफसीसी COP21 के बाद। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ था इसी में, तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी COP21 के बाद ही पेरिस जलवायु समझौता पारित हुआ था। तो पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष में पारित हुआ था? आप बताएंगे पेरिस जलवायु समझौता 2015 में पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ था? पेरिस में पारित हुआ था। ये पेरिस जलवायु समझौता किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किस यूएनएफसीसी COP के दौरान हुई थी? तो यूएनएफसीसी COP21 के दौरान ही पेरिस जलवायु समझौते की स्थापना हुई थी, या फिर यूएनएफसीसी COP21 के दौरान ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। तो यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सितंबर महीने का, जो पार्ट 1 का वीडियो चल रहा है इसमें पहला क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक, कौन से नंबर की बैठक? 54वीं बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वस्तु एवं सेवा परिषद की 54वीं बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में हुई है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद है क्या? वस्तु एवं सेवा कर परिषद है क्या? जिसको बोलते हैं जीएसटीसी। क्या बोलते हैं? जीएसटीसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अब तक कुल 54 बैठक हुई है और 54वां बैठक हुई है नई दिल्ली में। यहाँ से जो इंपोर्टेंट फैक्ट बनेंगे ना, तो ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता किसने करी थी वो नाम मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं एक प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का पदेन अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसलिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद की जो 54वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की होगी? इसका सही आंसर बनेगा निर्मला सीतारमण, जो भारत के वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण। इन्होंने ही वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करी थी। इसका मतलब इंडायरेक्टली आप ये प्रश्न याद कर लेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की जितनी बैठक होती है उन सारी बैठकों की अध्यक्षता भारत का वित्त मंत्री करेगा, बिकॉज कि जो वित्त मंत्री होता है वो वस्तु एवं सेवा कर परिषद का पद अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद है क्या? यहाँ पे मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ फिर से एक बार, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद है क्या? वस्तु एवं सेवा कर परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं जीएसटीसी, जीएसटीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटीसी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अब पेपर में क्या प्रश्न पूछेगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख कार्य, आप 3 कार्य याद कर लेंगे बेसिक तौर पर, मोटे तौर पर, या बेसिकली आप 3 इसके कार्य होते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद का पहला कार्य होता है जीएसटी की दरों का निर्धारण करना, जीएसटी की दरों का निर्धारण करना। बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो जीएसटी की दरों को निर्धारित करती है, तो आप बताएंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसका जो दूसरा प्रमुख कार्य होता है जीएसटी को लागू करना, जीएसटी को लागू करना, ये भी जीएसटीसी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रमुख कार्य होता है। और जो इसका तीसरा कार्य होता है, उसका तीसरा कार्य होता है ये जीएसटी को वसूलना, सीबीडीटी की मदद करता है,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की मदद करता है। कौन सी संस्था भैया? ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर परिषद सीबीडीटी की मदद करता है किस इसमें? टैक्स को वसूलने में, जीएसटी को वसूलने में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में फिर से। तीसरा इसका प्रमुख कार्य क्या है? तीसरा इसका काम है जीएसटी को वसूलने में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी की मदद करना। सीबीडीटी की मदद करना। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक कहाँ हुई है? आप आंसर बताएंगे, नई दिल्ली में हुई है। किसने इसकी अध्यक्षता करी है? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करी है। क्यों करी है? क्योंकि जो भारत का वित्त मंत्री होता है वही वस्तु एवं सेवा कर परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं जीएसटीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसके कार्य होते हैं 3। पहला कार्य होता है जीएसटी की दरों का निर्धारण करना, दूसरा काम होता है जीएसटी को लागू करना, और तीसरा काम होता है जीएसटी को वसूलने में सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की मदद करना। इतने अगर पॉइंट आप क्लियर हो गए होंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेता हूं। अगर इतने पॉइंट आप क्लियर हो गए होंगे, चलिए आगे बात करता हूं। ये सब बड़े में क्यों नहीं आ रहा है? सारी चीजें just wait some more time. तो जीएसटीसी का प्रमुख कार्य मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे अगर बढ़े, थोड़े से और क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसके आगे बढ़े तो मैं आपको यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जीएसटी के बारे में, तब जीएसटीसी के बारे में पूरा क्लियर होगा। जीएसटी आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं इसको? वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। आपको पता होगा भारत में सभी तरह के टैक्सों को समाप्त करके उसके स्थान पर एक टैक्स लाया गया। तो अगर कभी पेपर में पूछिए और जो टैक्स लाया गया उस टैक्स का नाम क्या है? जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं जीएसटी को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे इसका मुख्य उद्देश्य है वन नेशन वन टैक्सेशन। वन नेशन वन टैक्सेशन मतलब एक देश एक कर। एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्सेशन। जीएसटी को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरे देश में सभी तरह के जो कर है उसको हटा दो, उन सारे करों के स्थान पर एक कर लाया जाए, और जो कर लाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। तो जीएसटी लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? वन नेशन वन टैक्सेशन, एक देश एक कर। आगे बात करते हैं, अगर कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करें, जीएसटी कैसा टैक्स है, तो आप बताना जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है भैया? इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर मैं आपसे पूछूं जीएसटी को किस समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया, तो आप उस समिति का नाम याद कर लेंगे, विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया। और अगर कुछ आगे बात कर लूं, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य कौन सा है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम। और अगर पूछे अंतिम राज्य कौन सा है जीएसटी को लागू करने वाला, अंतिम राज्य अगर कभी पेपर में पूछे तो आप बता देना अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य अंतिम राज्य? जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर, और पहला राज्य कौन सा है? असम है। अगर पूछूं मैं जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया, तो जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 2017 को लागू किया गया, इसीलिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस होता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है भैया? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस होता है।
जीएसटी दिवस होता है 1 जुलाई को। बहुत बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि जीएसटी दिवस के तारीख को मनाया जाता है, तो अब बताएंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन के बारे में हमने बात कर ली। इतने क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। और अगर कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करें, और अगर कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करें, भी एक क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट और बच रहे होंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा। अगर पेपर में पूछे जीएसटी की कुल कितनी दरें होती हैं, तो जीएसटी की कुल 5 दरें होती हैं। कितनी दरें होती हैं? 5 दरें। कौन कौन सी? तो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 दरें होती हैं। अगर पूछे जीएसटी कुल कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भैया? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये दरें जीएसटी की कितनी होती है? 5 होती है। और जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। इसके बारे में हमने बात कर ली। और कुछ क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं, बारे में बात करूं, तो भैया जीएसटी को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा ना। तो जीएसटी को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो जीएसटी को लागू करने वाली संस्था है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। आप पेपर में क्या प्रश्न पूछेगा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद को, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य करती है, जीएसटी को लागू करने का काम करती है, जीएसटी की दरों को निर्धारित करने का काम करती है। और इसको जब लाया गया तो संविधान में संशोधन करके लाया गया। तो अगर पेपर पूछे जीएसटीसी को, यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, या इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी, या यूं कह सकते हो कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, तो आप याद करेंगे 101वां संविधान संशोधन। कौन से नंबर का? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जीएसटी को लाया गया था। जो 101वां संविधान संशोधन था ना, वही 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। क्या था भैया? ये संविधान संशोधन विधेयक था। यानी 101वां संविधान संशोधन ही 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। और इसी के अंतर्गत ही जीएसटी को लाया गया था। किसको लाया गया था? जीएसटी को लाया गया था। और जीएसटी को लागू करने का काम करती है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटीसी। तो ये जीएसटीसी भी एक महत्वपूर्ण संस्था होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब जीएसटी को लागू किया गया तो जीएसटीसी की भी स्थापना करी गई और इसको एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। तो भैया अगर पेपर पूछे वस्तु एवं सेवा कर परिषद कैसा आयोग है, कैसा संगठन है, तो आप बता देना ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक आयोग है या कमीशन है। अगर संवैधानिक संस्था है तो इसका जिक्र संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में हुआ होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A में किस चीज का उल्लेख है? तो आप बताएंगे 279A में ही वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख है। तो इसी वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में जीएसटी के बारे में भी बात कर ली और जीएसटी को लागू करने वाली वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में भी बात कर ली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस प्रश्न का आंसर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या है भैया? तो इसका आंसर है, एक देश का नाम आपने पढ़ा होगा कैमरून। क्या नाम है देश का भैया? कैमरून। देश का नाम है कैमरून। और कैमरून के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, कैमरून के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं, इनका नाम है फिलेमॉन यांग। तो कैमरून के वर्तमान राष्ट्रपति फिलेमॉन यांग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की बैठक की अध्यक्षता की है। कौन से नंबर की है ये?
79वें 70 की बैठक है और उसकी अध्यक्षता किसने करी है? कैमरून के वर्तमान राष्ट्रपति फिलेमोन योंग ने। अगर पेपर में पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप इनका एक एक नाम और याद करके रखेंगे, डेनिस फ्रांसिस ने की थी। किसने करी थी भैया? डेनिस फ्रांसिस ने करी थी। और अगर पेपर में पूछे डेनिस फ्रांसिस किस देश के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे डेनिस फ्रांसिस रहने वाले थे ट्रिनिडाड एक कैरिबियन आइलैंड का देश, छोटा सा ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। तो ट्रिनिडाड एवं टोबैगो के रहने वाले सर डेनिस फ्रांसिस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 78वें सत्र की बैठक की अध्यक्षता करी थी। इतने पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए तो मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन में और चीजें बताता हूँ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगर पूछिए संयुक्त राष्ट्र महासभा है क्या और अब तक कुल इसकी कितनी बार बैठक हुई है, तो 79 बार इसकी बैठक हुई है क्या? तो जरा सा आप यहाँ पे लिखेंगे ना, जरा सा मैं इसको एकदम से पूरा साफ कर देता हूँ और आगे बताता हूँ, आगे इसके बारे में बात करता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बात करते हैं इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में है क्या। तो आपको पता होगा आपको ये पता होगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ी सी सेटिंग इधर उधर हुई है। अगली वीडियो में ऐसी सारी सिचुएशन नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आपको ये पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पता होगा सबको। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय सदस्य देश अगर पूछे तो ना, सदस्य देश इसमें है भैया 193। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर ऐसा पेपर में प्रश्न पूछे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है भैया? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। इतना अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आगे बात करता हूं। अब इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के ना कुल 6 महत्वपूर्ण अंग है। कितने? 6 के मैं नाम लिखता हूँ। 6 इसके महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहला है इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है जिसको बोलते हैं हम महासभा, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है वो है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चौथा महत्वपूर्ण अंग है वो है भैया, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जो इसका पांचवा अंग है वो है प्रन्यास परिषद। क्या भैया? प्रन्यास परिषद। और जो इसका छठा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो छठा अंग है वो है भैया सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, यूएनएससी इसी को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसी को बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन की स्थापना हुई थी ताकि तृतीय विश्व युद्ध न हो। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। 193 इसके सदस्य देश है। एंटोनियो गुटेरेस इसमें इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, दूसरा अंग है महासभा, तीसरा अंग है सचिवालय, चौथा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है प्रन्यास परिषद
और छठा है सुरक्षा परिषद। तो जो प्रश्न लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी मैं आज इस क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। सर थोड़ा बंद कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। तो बात चल रही थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की ना, यूएनजीए की बात चल रही थी। इसी यूएनजीए की 79 सेशन की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता करी है फिलेमॉन यांग ने। अब अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्या महत्व है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को ना भैया विश्व की लघु संसद कहा जाता है। बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसी को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं संयुक्त राष्ट्र महासभा के फर्स्ट सेशन, पहले सत्र की बैठक कब हुई थी, तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले सेशन की बैठक हुई थी सन 1946 में, 1946 में हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं संयुक्त राष्ट्र संघ की 8वें सत्र की बैठक कब हुई थी, 8वें सत्र की बैठक कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1953 में हुई थी। और ये वाला ना संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है यूएनजीए है, इसकी 8वें सत्र की बैठक की ना आपको विशेष तौर पर इसको याद करना है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता एक महिला ने करी थी, इसकी अध्यक्षता एक महिला ने करी थी। और वो अध्यक्षता जो महिला ने करी थी वो पहली महिला बनी थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की किसी बैठक की अध्यक्षता करी थी। और अध्यक्षता करने वाली महिला भारतीय थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो अध्यक्षता किसने करी थी, विजया लक्ष्मी पंडित ने की थी। किसने की थी, विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी ना, इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की बैठक की अध्यक्षता सन 1953 में की थी। और ये पहली महिला थी, विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की किसी सेशन की बैठक की अध्यक्षता करी थी, प्रथम महिला थी। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तो मैं आगे बात कर लूँ। और अब तक अभी कितने सत्र, अभी 2024 में कौन सा सत्र हुआ है, 19वां सत्र हुआ है। कौन से साल में हुआ है, 2024 में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है भैया, फिलेमॉन यांग ने करी है। किन्होंने करी है, फिलेमॉन यांग ने की है। तो फिलेमॉन यांग कहाँ के रहने वाले हैं, कैमरून के रहने वाले हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे 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 बढ़ लूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ लूँ। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 19वें सत्र की बैठक हुई ना, इसकी थीम क्या रही है, व्हाट इज द थीम ऑफ 79 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। थीम का क्या रही है, इसकी थीम रही है लिविंग, थीम अगर पूछे तो लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 19वें सत्र की बैठक की मुख्य थीम रही है। इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब तक इसकी 79 बैठक हुई है, इसके बारे में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में इसमें बात कर ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सब टिक लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आएगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभेद क्या है, ABHED अभेद क्या है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। तो चर्चा में रहा अभेद क्या है, अगर ऐसे पूछे तो बताएंगे ये अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। अभेद क्या है, एक बुलेट प्रूफ। चर्चा में रहा अभेद क्या है, तो चर्चा में रहा अभेद क्या है, तो अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। बुलेट प्रूफ जैकेट है। पेपर में क्या पूछेगा, रिसेंटली न्यूज में रहा अभेद क्या था, बताएंगे एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है, अब जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अगर किसी ने पूछा आप बताओ अभेद यानी ABHED, जो कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट अभी हाल ही में इसको बनाया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप याद करेंगे एडवांस्ड बैलिस्टिक इसका फुल फॉर्म आप याद करेंगे एडवांस बैलिस्टिक हाई
एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी defeat suppose that anyone ask you please tell me what is the full form of अभेद, तो आप बताएंगे एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफीट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफीट, ये इसका फुल फॉर्म है, और अगर पेपर में पूछे कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है अभेद, इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफीट है। अगर पूछे किसने बनाया है, किस भारत की संस्था ने इसको बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात कर रही है भैया, अभेद की बात चल रही है, किसने बनाया है, तो याद करना, आप इसरो ना बता देना, अभेद का निर्माण किसने किया है। तो अगर निर्माण पूछे तो अभेद का निर्माण किया है DRDO ने। किसने किया है भैया, DRDO ने किया है। तो DRDO क्या है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं पूरा इसको बता दे रहा हूँ। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसी ने आपसे पूछा आप बताओ भैया DRDO का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका क्या मतलब होगा, हिंदी में क्या मतलब होगा इसका, तो DRDO का हिंदी में मतलब होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप DRDO का फुल फॉर्म बताओ, तो आप बताएंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किस तरह का भारतीय संगठन है, तो DRDO एक ऐसा संगठन है जो रक्षा उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। जो रक्षा, जैसे ड्रोन हो गया, रडार हो गया, मिसाइल हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, टैंक हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, इन सब चीज़ों का निर्माण भारत में कौन करता है, DRDO करता है। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। अगर पूछे DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो DRDO की स्थापना आप याद करेंगे, DRDO की स्थापना हुई थी भैया 1958 ईस्वी में। अगर पूछे DRDO का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ DRDO, तो मुख्यालय आप याद करेंगे नई दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है भैया, नई दिल्ली में है। अगर पूछे DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अगर पूछे DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे, तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर बी कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। और अगर पूछे DRDO की नोडल एजेंसी कौन सी है, मतलब ये DRDO किसके अधीन में कार्य करता है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो DRDO की नोडल एजेंसी रक्षा मंत्रालय है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी ऑफ DRDO। तो DRDO के बारे में हमने इतनी बात कर ली, फुल फॉर्म फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई 1958 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष समीर बी कामत है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। ऐसे DRDO के बारे में एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे देखेंगे। तो DRDO ने क्या बनाया है अभी हाल ही में, अभेद बनाया है। क्या है अभेद, एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। और अभी हाल ही में इसी DRDO ने ना एक जोरावर नाम का जोरावर बनाया है, जोरावर नाम का यंत्र बनाया है। क्या बनाया है, अब चर्चा में कैसे पेपर में कैसे पूछेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर क्या है, तो जोरावर क्या भैया, तो जोरावर भी DRDO के द्वारा ही निर्मित है, लेकिन ये जोरावर क्या है, एक हल्का टैंक है, एक हल्का टैंक है या छोटा टैंक है जिसे आप कह सकते हो, जिसका निर्माण DRDO ने किया है। तो जोरावर चाहे अभेद, दोनों का निर्माण किसने किया है, DRDO ने किया है। लेकिन अंतर क्या है, अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट है और जोरावर क्या है, एक हल्का टैंक है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 अभी हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक। आप सबको पता होगा कि इंडेक्स वाले क्वेश्चन
सूचकांक वाले क्वेश्चन या रिपोर्ट वाले क्वेश्चन सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा हिंदुस्तान में कोई पेपर होता नहीं है जिस पेपर में इंडेक्स से एक आध क्वेश्चन आया हो। तो इंडेक्स है सितंबर महीने का ये कि अभी हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 किस संस्था ने जारी किया है। तो संस्था का नाम अगर पूछे तो आप बता देना वीपो ने जारी किया है। किसने जारी किया भैया? वीपो ने, WIPO ने। क्या फुल फॉर्म होता है इसका वीपो का? तो फुल फॉर्म आप लेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसी ने आपसे पूछ लिया कि वीपो का फुल फॉर्म बताओ तो क्या बताओगे आप? तो वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो संगठन है, ये कौन सा इंडेक्स जारी करता है? तो यहाँ पर इंडेक्स का नाम लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। कौन सा इंडेक्स भैया? कौन सा इंडेक्स जारी करता है? ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा इंडेक्स जारी करता है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जारी करता है विश्व नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है हर साल? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। किस तरह का सूचकांक है, किस तरह का इंडेक्स होता है, क्या रिपोर्ट इसमें आती है? तो इसमें उन देशों का नाम आता है जिसने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा ग्रोथ करा है, ज्यादा उन्नति करा है, इनोवेशन के क्षेत्र में ज्यादा ग्रोथ करा है। उन्हीं देशों की एक रैंक बनती है, सारे देशों को इस वाले इंडेक्स में शामिल करता है वीपो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 है, जिसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है, ये कितने देशों के लिए जारी किया है? तो शामिल देश कितने रहे हैं इसमें? तो शामिल देश आप बताएंगे। इसमें जो शामिल देश रहे हैं, शामिल देश रहे हैं 133। कितने देश भैया? मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 133 देशों के लिए जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक क्या रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये पेपर में आएगा। भारत की रैंक 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 133 देशों में क्या रही है? 2024 में भारत की रैंक रही है 39वीं। कौन सी रैंक रही है भैया भारत की? 39वीं। और अगर पूछे भारत की रैंक 2023 में कितनी रही थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 2023 में भारत की रैंक रही थी 40, यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल भारत की रैंक में एक स्थान का सुधार हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो शामिल देश 133, उन 133 देशों में भारत की रैंक 2024 में कितनी रही है? 39। 2023 में भारत की रैंक क्या रही थी? 40। अगले अगर पॉइंट में आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? टॉप 3 कंट्रीज, टॉप 3 देश, टॉप 3 कंट्रीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन से रहे हैं? यानी पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है, तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इनोवेशन में पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पूरे दुनिया में टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? अगर पूछे तो आप बताएंगे स्वीडन रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है तो आप पूछेंगे तो अमेरिका रहा है, USA रहा है। किस इंडेक्स में भैया? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। तो टॉप 3 देश हो गए, भारत की रैंक हो गई, शामिल देश हो गए, जारी करने वाली संस्था हो गई। अगले पॉइंट में अगर बात कर लें तो लास्ट के 3 कंट्रीज कौन कौन से रहे? लास्ट 3 देश किस इंडेक्स में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। यानी 133वें स्थान पर कौन सा देश रहा है, 132वें स्थान पर कौन सा देश रहा है और 131वें स्थान पर कौन सा देश रहा है। ये मैंने 132, 33, 131 क्यों लिखा? क्योंकि ये इंडेक्स जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 133 देशों के लिए जारी हुआ है, इसीलिए इसको मैंने ऐसे लिखा है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे। अगर पेपर में पूछे तो 133वें स्थान पर रहा है अंगोला नामक देश। अंगोला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पिछले स्थान पर रहा है। 132वें स्थान पर नाइजर नामक देश रहा है और 131वें स्थान पर माली नामक देश रहा है। किस इंडेक्स में भैया? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये मैंने इधर बात कर ली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो हमने इधर बात करी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। किस इंडेक्स के बारे में बात करी है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करी है।
कुछ पॉइंट और बनेंगे इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसके बारे में बात कर लूँ थोड़ा सा, एक दो पॉइंट और बनेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल है बट इंपॉर्टेंट है, सारे सितंबर महीने के पहले करंट अफेयर्स के सेशन में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर पूछे पेपर में कि ये बीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बीपो नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी, इस संगठन की स्थापना अगर पूछे तो आप बता देना है। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1967 में। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ, अगर पूछे बीपो के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ये इंडेक्स जारी किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और कौन सा इंडेक्स जारी करता है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतने था।